अस्सलामुअलैकुम। कैफ 5 जो कि FAR 2 है और जिसका कि लेक्चर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, बात शुरू करेंगे जी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से। और ओहो, ये हर दफ़ा ही काटना पड़ता है। आई कैप ने ये आर्स लिखे हैं जी। समझ नहीं आई। ओके, छुट्टी करनी है। ओके, हम नहीं होने देंगे बोर। अभी यहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा है। CMA के अंदर डिस्कशन ज़्यादा थी, उसमें है डिस्कशन ज़्यादा, इसमें डिस्कशन ज़्यादा नहीं है। इसमें बस आपको थोड़ा सा वेटेज और पैटर्न दिखा के पेपर्स का फिर हम मूव कर जाएंगे पढ़ने की तरफ। ज़रा पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है FAR 2 के अंदर, काम भी ज़्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है। अच्छा जी, बात शुरू करते हैं जी अपने सिलेबस से। तो आपके यहाँ पर भी 3 ग्रेड्स हैं। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेटेज 25 से 35 मार्क्स की है और इसमें आपके सिर्फ बेसिकली मैं कहता हूँ 2 टॉपिक्स हैं। चैप्टर्स तो 4 हैं लेकिन टॉपिक्स 2 हैं। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिकली आपके फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर बनता है। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी है और FAR 2 में आके आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ कंपनीज एक्ट को भी देखना है। कंपनीज एक्ट ने भी कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो बच्चे भी पूरे करने हैं ना भाई, सवारियाँ भी कम है। ठीक है, आ जाएंगे बच्चे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए अब सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बल्कि आपका जो कंपनीज एक्ट है, जो लोकल लॉ है, उसकी प्रोविजंस भी आपने अप्लाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है FAR 2 के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक टॉपिक है। उसके बाद कंसोलिडेशन में ही आपके एसोसिएट की कंसोलिडेशन भी आ जाती है, सब्सिडरी और एसोसिएट। तो ये भी हम इकट्ठे ही पढ़ा करते हैं। इसमें भी तकरीबन आपके कोई 20 से 25 लेक्चर्स तक लग जाते हैं दोनों में मिलाकर। तो ये आपकी दोनों इकट्ठी ही, इसको हम कंसोलिडेशन ही कहा करते हैं। यानी कि हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनानी होती हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी सब्सिडरी भी आ जाती है जो कि चैप्टर 12 के साथ, मतलब IFRS 3 और 10 दो स्टैंडर्ड डील करते हैं, और आपकी एसोसिएट्स की इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है। ठीक है। अब इसकी 25 से 35 नंबर की वेटेज है। उसके बाद आपकी अकाउंटिंग है नॉन करंट एसेट्स की, ये भी तकरीबन 25 से 35 मार्क्स का ही आपका ग्रिड है। और इसके अंदर आपके IS 38, IS 41, IFRS 9 और IFRS 16 ये हैं। आज हम IS 38 इंटेंजिबल को बस थोड़ी देर में ही स्टार्ट करने वाले। ठीक है। उसके बाद ICAP के स्टडी टेक्स्ट के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है। ओके, ये ICAP के स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर नंबर्स हैं, किताब के इससे हटके होंगे, ये ICAP की रेफरेंस के तौर पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो इंटेंजिबल्स आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत मिलता जुलता है आपके IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ काफ़ी हद तक, क्योंकि वो टेंजिबल एसेट्स की बात करता था, यहाँ पर इंटेंजिबल्स की बात हो रही है। ठीक है। फिर IS 41 मेरा फेवरेट एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड, इसके अंदर आपके बायोलॉजिकल एसेट, ये क्या है, नॉन करंट एसेट्स की अकाउंटिंग हो रही है ना। तो एग्रीकल्चर में कौन से नॉन करंट एसेट्स होते हैं, तो एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड जो है वो आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ही डील कर रहा है, जिसके अंदर आपके ये जानवर जो लोग पालते हैं, या जो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर कोई अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं, बाग लगा रहे हैं या कोई खेत लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है। गायों भैंसों वाला ये स्टैंडर्ड है। तो गाय भैंसें भी आपकी क्या हैं, आपका नॉन करंट एसेट ही होता है। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्टैंडर्ड है, जो पूरा स्टैंडर्ड है ये यहाँ पर नहीं है, बहरहाल एक हद तक यहाँ पे हमारे सिलेबस में जितना है वो हम पढ़ते हैं। और IFRS 16 लीजेस का बड़ा मशहूर स्टैंडर्ड। ठीक है। तो 25 से 35 नंबर की इसकी भी वेटेज है। उसके बाद आपकी 35 से 45 नंबर की जो वेटेज है उसमें आपका ये पोर्शन आता है, जिसके अंदर आपके IS 10 और 37 है। आखिरी महीने के अंदर जाके ये स्टैंडर्ड कर रहे होते हैं। इसमें ज़्यादा जनरल एंट्रीज तो हम करते ही हैं, हर टॉपिक के अंदर हमने जनरल एंट्रीज से ही बात शुरू करनी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे होते हैं उसके साथ साथ, लेकिन इसके अंदर वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा मांग रहा होता है। और
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं आपको इसकी वेटेज दिखाता हूँ। इस अटैम्प्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आया और बच्चे इस पे आके अक्सर फ्लैट हो जाते हैं। डिस्कशन है, समझ चूँकि आ रही होती है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, मार खा रहे होते हैं। बहरहाल ये 1037 जो है ये आपका इस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इस ग्रेड में फॉल कर रहा है। IFRS 15 ये भी लाजमी ही आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। पहले FAR 1 में होता था 3-4 अटैम्प्ट्स पहले, फिर यहाँ पर आ चुका हुआ है और हर दफ़ा टेस्ट भी होता है। सबसे एंड पे हमने ये स्टैंडर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद IS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का स्टैंडर्ड है, बड़ा ही आसान। ये एपेटाइज़र के तौर पे ये किसी भी वक्त हमने जहाँ पर वो कहते हैं ना, वो जब एक दीवार बन रही होती है और बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ फिट करते थे, ये ऐसा है। कहीं पे भी हमें टाइम नज़र आएगा ना तो हम IS 21 उस वक्त कर लेंगे। बहुत आसान स्टैंडर्ड है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इनकम टैक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी तकरीबन हमारे 15 से 16 लेक्चर्स तो कम अज़ कम लग ही जाते हैं। मस्ट अपीयर है ये भी, मस्ट अपीयर है ये भी, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे भी सरप्राइज़ मिला बच्चों को अटैम्प्ट के अंदर, ठीक है। खैर एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक स्टैंडर्ड है, बड़ा आसान है, सिर्फ डिस्क्लोजर्स का है और एथिक्स हैं। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एथिक्स हमारी ज़िंदगियों में होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ज़रा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले 2 क्लासेस को पढ़ा कर आया हूँ। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ से कुछ कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ और मैंने वहाँ पे बच्चों को ये बताया था कि सब के अंदर यही रूटीन है। अल्लाह करे मुझे मिल जाए, इसमें नहीं है, इसमें ये जो पेपर का पैटर्न है ये आपका आई कैप का, यहाँ पे कैफ में मेरे अकाउंटिंग के पेपर्स के अंदर सब के अंदर यही है, ठीक है। FAR 1 में बच्चों को यही मैंने बताया, ये मैं FAR 1 से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। CMA के अंदर भी यही है, बस CMA और इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले पेपर से फ़र्क ये है कि CMA में MCQ का एक भी सवाल नहीं है, लेकिन आपके FAR 2 के अंदर, FAR 1 के अंदर एक एक सवाल MCQs का होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो पेपर अगेन आपका यहाँ पर जो होगा उसमें 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स के, जिनमें एक क्वेश्चन MCQs का होगा 10 नंबर का, ठीक है। अभी तक तो 10 नंबर की हैं, 8-9 भी कर सकता है वो, लेकिन जो पैटर्न अभी तक देखें आप पिछली 6 अटैम्प्ट्स के अंदर, तो पूरे 10 नंबर का MCQs का एक सवाल इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैक्सिमम 20 मार्क्स तक जा सकता है। नॉर्मली 20 तक जाता नहीं है, 17-18 तक ही नॉर्मली यहाँ पर टेस्ट हुआ हुआ, ठीक है। इनकी अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर MCQs अलग से रखे हुए हैं, तो आप ये देख लेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में से 10 नंबर के MCQs हर अटैम्प्ट के अंदर आ रहे हैं। ये 6 अटैम्प्ट्स का डेटा है, इससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पीछे बस डिफरेंट था, यहाँ से सिलेबस चेंज हुआ था, FAR 1 का भी FAR 2 का भी। तो अगर कोई बच्चा फुल फ्लैज पेपर करना चाहता है, एंड पे जाके बच्चा कहता है ना, तो इससे पीछे नहीं जाना, वहाँ से फिर सिलेबस आपका चेंज हो गया होगा, ठीक है। तो ये 6 अटैम्प्ट्स आपके सामने, इनके अंदर एक सवाल जो है वो MCQs का होता है 10 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी अब देखते हैं आपके पैटर्न मार्क्स ग्रिड के हिसाब से क्या चल रहा है। तो अगर आप देखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये 25 से 35 मार्क्स का जो ग्रिड है, ये दो ही टॉपिक्स हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑलमोस्ट 12 से 14 दिन इस पे लग जाते हैं और तकरीबन इतने, इससे ज़्यादा मतलब 20 के करीब, 20-22 के करीब कंसोलिडेशन, वो बेसिकली 2 हैं, सब्सिडरी भी है, एसोसिएट भी है। इन 2 को ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम जिस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं वो कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जैसे आज आगे 38 शुरू करेंगे, आपने उसको ईजी नहीं लेना, आप देखोगे बहुत रेगुलरली आ रहा है, बहुत रेगुलरली आ रहा है 38, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो ये फाइनल अकाउंट्स बेसिकली 10 एंड 11 है। 11 वही चैप्टर है जो आपका फ्रेमवर्क है, यानी कि कंपनीज एक्ट के जो स्केड्यूल्स हैं, तो ये इकट्ठे ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो ये अपनी लोअर साइड पे था, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा गुस्सा आई कैप ने किया है, इस पोर्शन में थोड़ा अपनी ग्रिड से भी 2-3 नंबर ऊपर निकल गया है। एनीवेज, फाइनल अकाउंट्स का सवाल मस्ट अपीयर होता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन का भी मस्ट अपीयर होता है। सरप्राइज़ क्या था इस दफ़ा, कंसोलिडेशन का हर अटेम्प्ट में सवाल 18 नंबर का आ रहा था, इस दफ़ा 2 छोटे सवाल कर दिए उसने, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर सिर्फ डिस्क्लोजर बनवा रहा था। जो इंट्रो वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती थी, ये देखें इन 6 अटैम्प्ट से पीछे बड़े सवाल देता था, यहाँ पर नहीं दे रहा था, और बच्चों ने उसको क्या कर लिया, इजी ले लिया, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा लिए उसने फुल फ्लैज। तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तकरीबन इसके ऊपर हमारा 35 लेक्चर्स का 35-36 लेक्चर्स पे लगते हैं, और बनते भी हैं, इतने मार्क्स भी हैं, इससे ज़्यादा लेक्चर्स ही लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद जो हमने आज स्टार्ट करना है IS 38, और होपफुली
IS-38 के बाद हम शायद IS-41 भी कर लें, साथ ही लीजेस की तरफ आ जाएं, और ये हम करीब ही करेंगे। इनकी भी वेटेज कोई कम नहीं है। अगर आप इसमें गौर करें तो IS-38 के अंदर ये आपका टेस्ट करता आ रहा है, 19 नंबर का भी सवाल आया है। इस दफ़ा आपको ये सवाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर, और यहाँ पर गालिबन एक सवाल में भी थोड़ी सी इसकी उसने जो है वो आमेजिश ज़रूर की हुई है, यानी एडजस्टमेंट के तौर पे IS-38 जो है वो फाइनल अकाउंट्स के अंदर किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी रेगुलर आने वाला एक टॉपिक है। IS-41 आपको खाली नज़र आ रहा है। ठीक है, ये IS-41 भी आपको यहाँ पे इस रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनल अकाउंट्स के साथ। उसने बायोलॉजिकल एसिड को भी मिक्स कर दिया, उन्होंने गावां खरीद ली हैं सन। ठीक है, समझ आती है पंजाबी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं समझा लूँगा इंशाल्लाह। तुम लोग मुझे पश्तो सिखाते नहीं हो, मैं तो पंजाबी सिखाऊंगा तुम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल एसिड यहाँ पर उसने मिक्स कर दिया था। तो ये नहीं कहना कि जी ये तो आ नहीं रहा है, बहरहाल टेस्ट हुआ है, MCQs तो आते ही हैं इसके। ठीक है, वैसे एक्सपेक्टेड था भी सही कि इस दफ़ा शायद IS-41 की तरफ चला जाए। तो IS-41 में जो उसने करवाना था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पूरे सवाल में सारा कुछ ही करवा लिया ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ले गया तो फिर सारा कुछ ही करना पड़ा। ठीक है, के बाद IFRS 9 आप देखें तो हल्की आंच के ऊपर हर अटेम्प्ट के अंदर आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर IFRS 9 से बड़ा सवाल नहीं बन सकता। नॉर्मली आप जो देख रहे हैं ट्रेंड यही होता है, इनमें से इसमें से बड़ा सवाल भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, लेकिन IFRS 9 नॉर्मली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। तो 7 से 8 नंबर का आप देख रहे हैं, एक अटैम्प्ट मिस हुआ था, इधर भी 6 नंबर का आया हुआ है। लीजेस का स्टैंडर्ड जो है इसमें भी बिल्कुल रेगुलरली ये भी आता है, 15 से 17 नंबर का भी आया हुआ है, लेकिन ये 8 से 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में पिछली 3 अटैम्प्ट से आ रहा है। अगेन इसकी आप वेटेज देखें तो ये अपनी वेटेज में फॉल कर रहा है। इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादती यहाँ पर हो गई हुई है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ये दोनों एडजस्टमेंट जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर हैं, तो अगर उन मार्क्स को डाल लेंगे तो ये अपनी ग्रेड के अंदर फॉल कर जाएगा। यानी कि आपको जो ये ज़्यादती नज़र आ रही है इन मार्क्स के अंदर से, अगर आप इसको अगर क्वेश्चन वाइज ना करें तो आपकी ग्रेड ये फिर भी जो है वो बराबर सराबर हो जाती है इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, मार्क्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं, और ये टॉपिक्स जो हैं इनमें से आपके बहुत टाइम लेने वाला टॉपिक है IS-12, IFRS 15 सबसे एंड पे होना है, और ये इंशाल्लाह महीने डेढ़ में शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर ये IS-1037 है, ये तो है ऐसे ही स्वीटनर के तौर पे कहीं ना कहीं MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर आप गौर भी करें तो IS-21 आपको नज़र कहीं नहीं आ रहा। ये IS-21 भी आपका फाइनल अकाउंट्स में मिक्स हुआ पड़ा है इस अटैम्प्ट के अंदर, या फिर यहाँ पर एक 8 नंबर का सवाल एक बार ऑटम 22 में आया था। ऐसे ही IFRS 8 आपको नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर अलग से सवाल आया है, ये भी पीछे 1-2 अटैम्प्ट्स पहले ये मिक्स हो चुका है फाइनल अकाउंट्स के साथ। तो छोड़ आप कुछ नहीं सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे फिट हुए हैं, वरना MCQs में तो होते हैं। ठीक है, और एथिक्स में भी आपको ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में ये नज़र आ ही रहा होता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, ये देखने वाली बात है। 1037 8 नंबर का, 8 नंबर का, 9 का, 13 का, 15 का, 16 का, गुस्सा बढ़ता जा रहा है इसका IS-1037। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ से फेल होता है। कमेंट्स पढ़े ना, तो सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है बच्चों का, बच्चा सिलेक्टिव स्टडी कर रहा है, एक तो ICAP को ये मसला है, बच्चा छोड़ के जाता है। चॉइस में जब चीज़ें छोड़ते हैं पता लग जाता है, जो सवाल नहीं आ रहा रूटीन में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब वो जहाँ जहाँ पर टेस्ट हुआ है, कहीं एडजस्टमेंट के तौर पर, अलग सवाल के तौर पर बच्चा उड़ा हुआ है, जब मैं गफ़ीर उड़ा हुआ है, तो वो फिर कमेंट्स में लिखता है कि बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करके आ रहा है। तो वो ये काम हमने नहीं करना। ठीक है, तो 1037 में बच्चा इसको इजी लेता है और ये फेलियर की रीज़न बनती है, हालांकि ये आसान स्टैंडर्ड है, रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। कंसोलिडेशन ख़त्म होते ही हम ये शुरू करते होते हैं। कंसोलिडेशन में एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर, मतलब वो कहते हैं ना सर धड़ की बाजी बच्चे लगा देते हैं। ये सर ये यहाँ से ये इतने रुपए इधर से इधर, ये ऐसे क्यों, हर चीज़ देखते हैं। और जैसे 1037 शुरू होता है आसानी से समझ आ रहा होता है, हाँ ठीक है समझ आ रहा है, लिख लेंगे पर्चे में जाके, वो पर्चे में जाके फिर नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो बाहर ये इंपॉर्टेंट। फिर IFRS 15 आप देखें रेगुलरली आ रहा है, 7 नंबर का, 16 का, 9 का, 8 का, फिर इस बार उसने फिर 16 नंबर का ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद IS-12 आप रेगुलरली आ रहा है, बड़े सवाल आते हैं इसके, 17, 16, 15, 17। इस बार एक छोटा सा पार्ट इसने दिया है 4 नंबर का, बस थोड़ा सा ये सरप्राइज था जो मैं बच्चों को कह रहा था। ठीक है जी, एथिक्स और वो बाकी बातें आपको बता ही दी। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल इसका थोड़ा सा पैटर्न है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम कुछ छोड़ नहीं सकते। FAR 2 के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है।
जिन बच्चों ने FAR1 पढ़ लिया है और इंशाल्लाह जिनका पास हो जाएगा, ठीक है, सारे दे के आए हैं, इंशाल्लाह पास हो जाएगा आप लोगों का पेपर। था थोड़ा सा रूटीन से हट के, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। जो भी साज़ा कराम पढ़ाते हैं आपको पता है रूटीन सबकी यही होती है कि पहले जनरल एंट्रीज़ करते हैं, उसके बाद ही फिर स्टेप्स ऊपर चलते हैं ना। तो ICAP ने इस दफ़ा 2 सवाल सिर्फ जनरल एंट्रीज़ के ही पूछ लिए थे, मांग ली थी भाई, सारे सिलेबस के अंदर है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर रेशों का सवाल बड़ा टेक्निकल बना दिया उन्होंने, लेकिन जिसने उस उस्तादों की बात मानते हुए कम से कम 2 बार सवाल को पढ़ के, रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के किया होगा, तो सवाल उसमें मुफ्त के नंबर ही थे, वो आपको नंबर देने के लिए ही था। तो इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से पेपर जिसने पढ़ाई के दौरान पढ़ाई भी की थी और अच्छे से पेपर अटैम्प्ट भी किया था, ध्यान से किया था, पेपर उसका पास हो जाएगा। तो जिनका FAR1 पास हो चुका होता है, FAR2 में मसला होता नहीं है, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला आपको। लेकिन क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर सिलेबस ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और छोटी छोटी हैं। हर जैसे अब IFRS 16 लीजेज का स्टैंडर्ड है, अब उसके अंदर इतनी छोटी छोटी ज़्यादा सारी चीज़ें हैं कि वो आप जो है वो मतलब समझ आ जाती है, लेकिन फिर आप वो उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम रिपीटेडली बातों को करते भी रहेंगे, क्वेश्चंस को करते भी रहेंगे, ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी ये होगा, लेकिन आप लोगों ने भी इसको फिर अपने पास रखना है। उसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको रिवीजन के अंदर रखना है, कोई भी टॉपिक चलता जाए तो। मुश्किल कुछ नहीं है, लेंथी है, बस आप लोगों ने रेगुलर रहना है और 1.5 से 2 घंटा रोज़ाना घर पे आपने इस सब्जेक्ट को देने हैं अपने, ठीक है। जितने पेपर्स भी आपने रखे हुए हैं 1.5 से 2 घंटा फी पर्चा आप घर पे दे रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, ठीक है। मेरे जैसा कोई नालायक आदमी तो 2 घंटे दे, को आप जैसे अच्छे बच्चे हों तो 1.5 घंटे में भी काम कर ले, लेकिन मोबाइल से हट के करेंगे तो ये बहुत है, ठीक है। तो आप रोज़ाना क्लास में तशरीफ़ लाएँ और रोज़ाना घर पे 1.5 से 2 घंटा इस पर्चे को दें। वीकली टेस्ट आप ऐसे ही दें जैसे पर्चा ICAP का। ये लेंथी सब्जेक्ट, लेंथी पेपर ही होता है, और हर पेपर अकाउंटिंग के हर पर्चे के लिए आपको सबसे जो बेसिक जो लेंथ ऑफ सिलेबस जो है उसको टैकल करना हमारा काम है। FAR2 के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट भी आपके हुआ करेंगे, जैसे ज़ोहर में ब्रेक होगी तो ज़ोहर के बाद आधा घंटा कभी बुला लिया हफ्ते में एक बार, इस तरह से स्टार्ट से हम लेके चलेंगे ताकि 31 जनवरी तक अपने टारगेट पे सुकून से हम पूरा करें इसको, ठीक है। तो वो लेंथ ऑफ सिलेबस तो उस्ताद कवर कर लेता है, लेकिन लेंथ ऑफ पर्चा जो है वो टैकल करने की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने घर पे रहते हुए रूटीन के अंदर। तो वो आप लोगों को पता है FAR1 के अंदर आप ये अप्रोच सीख कर भी आए हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, घर पे भी होमवर्क करते हुए मार्क्स इंटू 1.8 करके करें, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। चलें जी, अब बादाब्ता तौर पे पढ़ाई मेरे ख्याल में हम शुरू करते हैं। आपको ना ये आपको हैंड आउट दे दिया गया है। बेसिकली हुआ ये है कि किताब में भी 2-3 दिन हैं, तो जितना इन 2-3 दिनों के अंदर हमने पढ़ना है, ठीक है, ये बस आपके लिए था, आप इसको देख लें ताकि आपको ये याद दिलाता रहे कि कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी आप देखेंगे भी सही, हम पढ़ेंगे सवाल इस अटैम्प्ट के जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, रिसेंट वाले क्वेश्चन हम करते हैं जो अभी अभी आए हैं, वो आपकी किताब में नहीं होंगे, उनका सोल्यूशन नहीं होगा, वो जब चैप्टर कर लिया करेंगे तो वो किसी भी वक्त जो है वो आपके साथ सॉल्व किया करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ बची नहीं है, जो सिलेबस में है ICAP ने कहीं ना कहीं उसको टेस्ट लाजमी किया होगा, तो छोड़ के आप कुछ भी नहीं जा सकते, ठीक है। चले, अच्छा जी, IS 38 का पूरा चैप्टर मेरे पास तो मौजूद है, आपके पास पूरा चैप्टर नहीं है, सिर्फ इतना को मौजूद है कि आपके अगले 2-3 दिन इससे आराम से निकल जाएंगे। बुक का वॉल्यूम 1 अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप बुक ले लीजिएगा, मसला नहीं है, पूरा चैप्टर भी दिया जा सकता था। लेकिन बात इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोगों ने लिखना है ना, जब पढ़ते पढ़ते तो वो लिखी हुई चीज़ आपके काम आती है। अगर वो किसी हैंड आउट पर रह गई और किताब पे ना आई तो वो फिर हैंड आउट बाद में फिर कहीं के कहीं चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा, बुक जब अवेलेबल हो तो बुक ले लीजिएगा, बुक ले लाजमी लीजिएगा, क्योंकि पिछली अटैम्प्ट और इस अटैम्प्ट के सॉल्यूशंस जो हैं अब वो इस किताब के अंदर डलवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 अटैम्प्ट्स के, पिछले दफ़ा उसको रिवाइज़ नहीं किया गया था, तो जो कोई इम्प्रूवमेंट है, चेंजेस हैं, वो उसके अंदर इस दफ़ा होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ये आपके पास कुछ सफ़े हैं, ये काफ़ी हैं। इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, आपके लिए थ्योरी भी मौजूद है, ठीक है, सही है। चल, अच्छा जी, शुरू करते हैं हम IAS 38। कोई आपका सवाल तो नहीं है? कोई आपका सवाल हो? क्या रिफ्रेशमेंट क्या होती है? ये रिफ्रेशमेंट ही है, देखो पहला दिन ही आपको पढ़ा रहे हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंट्रोडक्शन कहना चाहिए था आपको, तो इंट्रोडक्शन हो तो क्या है, ये इंट्रोडक्शन नहीं था, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये इंट्रोडक्शन,
ठीक है, ओके डन। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स, और भी आप बहुत सारे एसेट्स पढ़ते हैं, मैं पहले उनकी बात जैसे कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने इंट्रो में बचपन के अंदर इन्वेंट्रीज पढ़ा था जिस पे IS2 लगता है। ये क्यों ऐसा लिख रहा है पता नहीं, इसको गुस्सा आया होगा आज। ठीक है जी, इन्वेंट्रीज आपने पढ़ा। इन्वेंट्रीज जो चीज़ें आप खरीदते हैं और ख़रीदते हैं फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है, तो वो आपकी इन्वेंट्री है, वो आपका करंट एसेट कहलाता है, वो भी एसेट। ठीक है, और आपने कोई एसेट पढ़ा हो IS16, बड़ा मशहूर, बड़ा फेवरेट आपका PPE का, ठीक है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी आपका एसेट, पढ़ के आए आप FR1 के अंदर स्टैंडर्ड को। ठीक है, उसके बाद IS40 भाई कह रहे हैं, बीच और कोई नहीं आया? अच्छा, आपका नहीं आया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी आप पढ़ के आए। उसके अलावा IS वो एसेट नहीं है, वो उनकी इम्पेयरमेंट है, मैं तो एसेट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर IS41, अभी भी बताया आपको, ये बायोलॉजिकल एसेट्स का, बायोलॉजिकल एसेट्स। हाँ, एग्रीकल्चर है, चलो एग्रीकल्चर ही लिख दो, स्टैंडर्ड का नाम एग्रीकल्चर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो कौन से एसेट्स की बात करता है? जो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। ठीक है, बहरहाल एग्रीकल्चर, भाई की बात मान लेते हैं, एग्रीकल्चर। IFRS 9 अभी अभी मैं आपको बताया था। IFRS 9 क्या है? ये इसका नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं एसेट्स में इसकी हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं फाइनेंशियल एसेट्स को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी होती है, इसमें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट ही लिखना हूँ, अब मुझे ना रोकना। तो फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है जी। एग्रीकल्चर की बजाय मेरा दिल कर रहा है मैं बायोलॉजिकल एसेट ही लिखूँ, बायोलॉजिकल एसेट्स। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एसेट्स हैं जो आपने डिफरेंट जगहों पर। अच्छा, एक और भी है, अब नीचे जगह नहीं बची, IFRS 16। लीज पर अगर कोई एसेट लें तो पुराने ज़माने में एक स्टैंडर्ड होता था इसका IS 17, वो इसको लीज्ड एसेट कहता था। इस स्टैंडर्ड ने आके इसका नाम बदल कर रख दिया राइट ऑफ यूज़। राइट ऑफ यूज़, ये भी एसेट ही को कहते हैं। लीज्ड एसेट का नाम क्या है आजकल? लीज्ड एसेट का नाम है राइट ऑफ यूज़। तो राइट ऑफ यूज़ एसेट, ये राइट ऑफ यूज़ एसेट का नाम है, लीज्ड एसेट का ही नाम है। ठीक है, तो इनमें से अभी फ़िलहाल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ये आप पढ़ के आए, ये आप पढ़ के आए, ये आप पढ़ के आए, पढ़ाया जाएगा FAR2 में, पढ़ाया जाएगा FAR2 में, पढ़ाया जाएगा FAR2 में, और पढ़ाया जाने लगा है FAR2 में IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी, सही है। शुरू करें बात फिर इस पे, चलो। अच्छा जी, अब इंटेंजिबल जो है ये क्या है? इंटेंजिबल क्या है, इससे पहले ज़रा मेरे ख्याल में हमें ये देख लेना चाहिए कि एसिड क्या है। ठीक है, बल्कि एक मिनट और मज़े की बात बताऊं, एसिड तो एसिड है, एसिड तो एसिड है। अगर वो टेंजिबल है तो आप इंट्रो में जो पढ़ के आए और FAR1 में भी, अगर वो टेंजिबल है, ठीक है, और बिजनेस के यूज़ में है तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट IS 16 डील करता था। और अगर वही इनटेंजिबल हो तो FAR2 के आ गया IS 38 के अंदर। ठीक है, मैं क्यों इधर जा रहा हूँ? मैं यहाँ से कॉपी करने जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मैनू लग जाए ज़रा वो कॉन्फिडेंस। बाकी तो खैर है, ये देखो ज़रा, चेक करो ज़रा, फनकारियाँ चेक करो। ये तो अब आपको पता ही है, बल्कि यहाँ से क्यों मिटा रहा हूँ मैं, वहाँ जाके मिटाता हूँ। ठीक है जी, ये जनाब एसिड की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एसिड जो है वो टेंजिबल नहीं है तो दूसरे का नाम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल है तो उसकी क्या खसूसियात हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा एसिड क्या होता है इसको, और इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास मौजूद जो किताब है, ये जो नोट्स हैं इनमें लिखा हुआ है। पहले बस मैं आपको बता लूँ जी, एसिड क्या होता है जी? एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जो एंटिटी कंट्रोल कर रही है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल का मतलब आपके कब्जे में, आपके पास है तो फिर आपका रिसोर्स है, आपके कंट्रोल में नहीं तो फिर आपका रिसोर्स नहीं है।
पास्ट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हुआ था पास में जिस वजह से ही आपके कंट्रोल में आया। नॉर्मली एसेट्स के केस में पास्ट इवेंट क्या होता है, परचेज किया आपने, एक्वायर किया आपने, ठीक है, और इससे एक्सपेक्टेड है कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। और बेनिफिट दो तरह से आ सकता है आपको, आपका रेवेन्यू बढ़ जाए ये भी बेनिफिट है, आपकी कॉस्ट कम हो जाए तो ये भी बेनिफिट है, ठीक है। तो बेनिफिट जो बिजनेस को मिलता है वो दोनों तरह से मिल सकता है, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, दोनों तरह से, ठीक है, सही है। अब ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका लिखा हुआ है यहां पर, एसेट is a resource controlled by a company as a result of past event and from which future economic benefits are expected to flow। बल्कि इससे भी बेहतर एक जगह पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, आपके पास नोट्स मौजूद हैं, और मसला ये है कि मैं पूरे वाला खोल रहा हूँ, मैनू लब दें मसला हो जाना है। वो टेबल सा बना हुआ है, दिखाओ जरा नोट्स अपने, ये वाला पेज है, देखो जरा, नहीं है, दैट्स गुड, किताब के अंदर फिर होगा ये, ठीक है। बहरहाल यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एसेट क्या है, एसेट, व्हाट इज एन एसेट, कंट्रोल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, और ये बेनिफिट्स इंक्रीज इन सेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट यानी रिडक्शन इन कॉस्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। चलें छोड़ें इसको, आपके पास नहीं है तो फिर मेरे पास भी नहीं है, मैं यहीं पे रहता हूँ फिर, ठीक है। एसेट की डेफिनेशन तो हमें पता लग गई। अब अगर वो रिसोर्स टेंजेबल है तो हम पढ़ चुके उसकी अकाउंटिंग FAR 1 में IAS 16। बहरहाल आपकी जो FAR 2 की किताब है उसके अंदर भी IAS 16 का चैप्टर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि इसने अभी भी आपकी जान नहीं छोड़नी, IAS 16 अभी भी आपके साथ रहेगा। रिवैल्यूएशन जो है वो और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ आ रही है। जब आपके वो 5 कॉलम होते थे ना, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, सरप्लस, P&L, ऐसे ही है ना, 2 कॉलम और ऐड होंगे। जी हाँ, यहाँ पर टैक्स मौजूद है, IAS 12 है, डेफर टैक्स, करंट टैक्स, तो ये सब कुछ है। रिवैल्यूएशन तो दोबारा से वो रिवैल्यूएशन रिवाइज भी करनी होगी, तो किताब के अंदर आपको ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स ही मिलेंगे ना, जिस वजह से ICAP के चैप्टर्स और आपकी किताब के चैप्टर्स मैच नहीं करेंगे। जिस तरह से IAS 16 ICAP की किताब में मौजूद नहीं है, चैप्टर मौजूद है आपके पास छोटा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत है। ऐसे ही एक चैप्टर इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के नाम से पढ़ा होगा किताब के अंदर, शायद वॉल्यूम 2 में पढ़ा हो, आप देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो मिक्स करके सवाल बनाए जाते हैं उनको अलग से रखा गया है, उनको वहाँ पर फिर जो है वो करवाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको नजर आएगा। बहरहाल अब बात करते हैं जी इंटेंजिबल की, कि इंटेंजिबल क्या होता है। दूसरी बात, बोर तो नहीं हो रहे पढ़ाई से? हाँ, मूड किस किस का नहीं था आज पढ़ने का? वैसे किस किस का आज मूड, सही से बताना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। किस किस का मूड नहीं था आज के, पढ़ना नहीं है? अच्छा, किस किस का मूड था कि आज सही पढ़ाई हो? किस चीज़ का था, बस नॉर्मल सी हो? हम नॉर्मल सी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हाँ, बस जितना टाइम है ना बस वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अच्छा जी, इनटेंजिबल एसेट के बारे में स्टैंडर्ड कहता है अगर इसमें 3 खसूसियात पाई जाएं तो ये इंटेंजिबल है। वैसे तो मैंने आपको क्या कह दिया था कि ये जो एसेट है, अगर यही एसेट जो है, अब जब बचपन में आपको FAR में सिखाया जाता ना तो ये कहा जाता था कि जिसको आप टच ना कर सकें ऐसा रिसोर्स है, ठीक है, वो आपका इंटेंजिबल है। लेकिन अब नहीं, अब स्टैंडर्ड कायदा पूरी डेफिनेशन बता इंटेंजिबल वो कहता किसे है, ठीक है। तो इंटेंजिबल के बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि इसके अंदर 3 खसूसियात पाई जानी चाहिए। ये आइडेंटिफिएबल हो, लिखा हुआ है, पिक्चर लेनी हो तो ले लेना, ज़रूरत नहीं नोट करने की। आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, नॉन मॉनिटरी, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। यही तो वो चीज़ है जिसको टेंजिबल से अलग करती है, ठीक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा जी, अब इस पे थोड़ी सी हम टॉर्च डालते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिएबल के लिए स्टैंडर्ड कहता है
कि अगर कोई चीज़ आइडेंटिफिएबल है ना, अगर आप कहते हो कि जी फ़लाँ चीज़ ये आइडेंटिफिएबल है, तो उसके लिए समझता हूँ कि एक निशानी जो है ना, ये अगर हो तो हम समझ लेंगे कि ये आइडेंटिफिएबल है। और वो निशानी क्या है? वो निशानी है कि ये सेपरेबल हो। क्या हो जी? सेपरेबल। बल्कि यूं कर लें, चलो, सेपरेबल का मतलब क्या है? भाई ने ये ऐनक लगाई हुई है, ये सेपरेबल है, लेकिन भाई के जिस नाक के ऊपर ये ऐनक लगी हुई थी वो सेपरेबल नहीं है, चेक कर लिया मैंने, ठीक है। तो इनटेंजिबल एक ऐसा रिसोर्स है जो सेपरेबल होगा। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे, सॉरी भाई, मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। सेपरेबल का मतलब ये है कि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस से निकल भी जाए तो आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। भाई चल ही रहे थे, गुजारा तो कर ही रहे थे, ठीक है, ऐनक उतरने के बावजूद, ठीक है। तो सेपरेबल जो अलग हो सके बिजनेस, ये नहीं कि वो अलग हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसकी पहली निशानी क्या है? ये सेपरेबल हो। अच्छा, सेपरेबल है तो आइडेंटिफिएबल कहलाएगा। पहली बात तो ये कि ये सेपरेबल है तो ये आइडेंटिफिएबल कहलाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि अगर ये कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो फिर पहले वाली शर्त नहीं है, बस इसका ये राइट होना ये इनफ है इसके सेपरेबल होने की निशानी। ये बात समझ आई है या नहीं आई? मैं समझाता हूँ, वैसे मैं आया तो इसीलिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइडेंटिफिएबल मतलब सेपरेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी सॉफ्टवेयर की, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस रिसोर्स की नेचर ऐसी होती है कि ये लीगल राइट है। क्या है जी? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने आपको एक लाइसेंस दिया है कि आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग मतलब आप मिसाल के तौर पे सॉल्ट रेंज है और वहाँ से आप नमक निकाल सकते हैं। आपको 10 साल के लिए गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया। अब ये लाइसेंस क्या है? ये लीगल राइट है। ये क्या है? तो इसका लीगल राइट होना काफ़ी है इसके लिए, इसके आइडेंटिफिएबल होने के लिए। फिर ये सेपरेबल वाली शर्त भी इस पर नहीं रह जाती। वैसे होता ही सेपरेबल एक तरह से, ठीक है। अच्छा, लीगल राइट और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में क्या फ़र्क है? लीगल राइट तो ये हो गया ना कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप 10 साल तक यहाँ से मछलियाँ पकड़ लें, 10 साल तक यहाँ से जो है वो नमक निकाल लें, 10 साल तक यहाँ से जिप्सम निकाल लें। लीगल राइट, लाइसेंस जिस तरह से होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया बोतल का और ये मैंने रजिस्टर करवा लिया। अब मैंने इन भाई साहब को कहा कि अगर आप ये बोतल के डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप ये डिज़ाइन मुझसे 5 साल के लिए आप ले लें। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कि ये जो डिज़ाइन मेरा डिज़ाइन था ये अगले 5 साल तक ये मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। क्या कहलाएगा जी? ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, ठीक है। तो लीगल राइट भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट भी हो सकता है। तो इंटेंजिबल की पहली शर्त क्या है जी? आइडेंटिफिएबल हो। आइडेंटिफिएबल होना जो है उसकी निशानी क्या है कि अगर वो सेपरेबल है तो हम कहेंगे कि जी आइडेंटिफिएबल है, और अगर वो लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है तो बस फिर वो आइडेंटिफिएबल है। ये काफ़ी है उसके लिए, ठीक है, कि वो आइडेंटिफिएबल है, कि वो लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। आपका इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, आपका इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, राइट का टी तो डाल दें, ठीक है जी। तो इंटेंजिबल की पहली शर्त ये आइडेंटिफिएबल हो। दूसरी शर्त ये नॉन मॉनेटरी हो। ये नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? देखो, ये जितने भी एसेट्स है ना, अभी हम जाकर IAS 21 में इसको दोबारा पढ़ेंगे, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्लासिफिकेशन। फिर हम जाके IFRS 9 में पढ़ेंगे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, वहाँ पर फिर इसको यूज़ करेंगे। बहरहाल IAS 21 में ये जो मैंने आपको फॉरेन करेंसी का जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ दिखाया था ना आपको, मैंने कहा था ये स्टपनी कहीं भी लगा देंगे हम, बड़ा आसान सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इतना भी आसान नहीं है लेकिन है आसान बहरहाल, ठीक है। तो वो IAS 21 जो है उसमें आपने मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की वहाँ पे जाके करनी है। तो मॉनेटरी मतलब मनी पेएबल, मनी रिसीवेबल,
ये मॉनेटरी एसेट कहलाएगा। अगर आपका मनी रिसीवेबल है, कैश खुद मॉनेटरी है और मनी रिसीवेबल ये मॉनेटरी है। डेटर हो गया, लोन रिसीवेबल हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये जो एसी लगा हुआ है ये मॉनेटरी एसेट नहीं है, मॉनेटरी आइटम नहीं है? तो उसका जवाब है नहीं, ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको बेच दूं मिसाल के तौर पे उधार पे, तो जो इसका रिसीवेबल है फिर वो मॉनेटरी आइटम बनेगा। बहरहाल बात करेंगे इंशाल्लाह तफसील से जाके वहां पर। फिलहाल तो इतनी सी बात कि ये इंटेंजिबल, ये जितने मैंने यहाँ पे बोले हैं ना, ये सब के सब नॉन मॉनेटरी हैं। ये कोई भी मॉनेटरी आइटम नहीं है, ये कोई भी मॉनेटरी आइटम नहीं है। पीपीई इज नॉट अ मॉनेटरी आइटम, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। हाँ, अगर इसको बेच दें और पैसे उधार हैं तो वो रिसीवेबल क्या बन जाएगा? मॉनेटरी आइटम। या कैश आ गया तो मनी इटसेल्फ इज अ मॉनेटरी आइटम। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जब तक है ये नॉन मॉनेटरी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मॉनेटरी है, एसेट लेकिन नॉन मॉनेटरी है। क्या है? क्योंकि मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन क्या कहता है स्टैंडर्ड, वहां पे जाके देखेंगे, मनी रिसीवेबल। मॉनेटरी एसेट क्या होगा? मनी रिसीवेबल। ये तो मनी रिसीवेबल नहीं है, ये तो मनी रिसीवेबल नहीं है, तो वैसे बेनिफिट देगा हमें, यूज होकर हम इससे चीजें बनाकर बेचेंगे, हम इसको बाद में बेच देंगे, इसको हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं। क्या है ये? तो हम उन्हीं में से ही एक पढ़ रहे थे, किधर गया ये? इंटेंजिबल, नीचे पढ़ा। ठीक है, तो इंटेंजिबल दूसरी शर्त क्या है? इंटेंजिबल है ये, क्योंकि अगर वो मॉनेटरी बन गया तो फिर तो वो ये मतलब इस पूरी लिस्ट में से ही निकल जाता है ना। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है? पहली चीज क्या? इंटेंजिबल के लिए क्या होना जरूरी है? आइडेंटिफिएबल हो, वो सेपरेबल होना चाहिए, या अगर वो कॉन्ट्रेक्चुअली लीगल राइट है तो फिर भी वो आइडेंटिफिएबल है। दूसरा नॉन मॉनेटरी हो, और तीसरा विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। अब अगला सवाल पैदा होता है, कोई लाइसेंस दिखाओ यार मैनू। ये लाइसेंस है, ये क्या है जी? ये गवर्नमेंट ने हमें जो वो कहा था ना कि 5 साल, अगले 5 साल यहां से आप नमक निकाल सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक सफ़े के ऊपर ये लाइसेंस ऐसे होता है ना, सफ़े के ऊपर, ठीक है, या कार्ड बना होगा या सफ़ा होगा, ठीक है, ये हमें लाइसेंस मिल गया। अब यहां से वो मेरे दोस्त एंड पे बैठे हुए, उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे कि लाइसेंस जो है वो इंटेंजिबल है, जबकि इंटेंजिबल की तीसरी शर्त क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये तो फिजिकल सब्सटेंस है, वी कैन टच द लाइसेंस, वी कैन टच द लाइसेंस। ऐसे ही है ना? क्या यही बात है? क्या ये सही है? तो मामला क्या है? असल में लाइसेंस इस सफ़े को नहीं कहते, बल्कि इसके पीछे जो राइट टू माइन या राइट टू फिश है, फिश, ठीक है, वो राइट असल में इंटेंजिबल है। आपको सॉफ्टवेयर को आप इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, हालांकि सीडी को तो आप टच कर सकते हैं। तो सीडी इज नॉट सॉफ्टवेयर, बल्कि उस सीडी के अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर है वो असल में इंटेंजिबल है। सीडी को तो आप नहीं ना इंटेंजिबल एसेट कह रहे थे, बल्कि सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे परेशानी होना कहीं जाकर ये कागज़ जो है ये तो टच कर सकते हैं, ये तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन गया, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे छुपा हुआ जो राइट है असल में वो है इंटेंजिबल। ठीक है, सही है। तो इसको हम देखते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखें जी, इंटेंजिबल एंड आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, दिल तो कर रहा है वहां से जाके फिर दिखा दूं, लेकिन चलो रहने दो, वो आपके पास सफ़ा है नहीं। जब किताब आ जाएगी ना तो वो टेबल है, उसके ऊपर समरी बनी हुई है, तो जब वो समरी पे हम पहुंचेंगे, मेरा दिल क्यों कर रहा है देख लें एक बार फिर, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। यार बहुत आसान बात है, यहाँ पर ज़रा समराइज करके लिखी गई है, ये देखो। व्हाट इज इंटेंजिबल? इंटेंजिबल क्या है? आइडेंटिफिएबल हो, जिसके लिए सेपरेबल, और यहाँ पर वो बात वहाँ पे नहीं लिखी इसलिए मैं यहाँ पे ले गया। ठीक है, सेपरेबल हो या फिर लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिफिएबल। ठीक है, सेपरेबल हो, अगर सेपरेबल नहीं भी लग रहा लेकिन इन दोनों में से कोई है तो वो भी आइडेंटिफिएबल बन जाता है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी हो, मॉनेटरी एसेट मीन कैश और बैंक। ठीक है, वैसे रिसीवेबल भी मॉनेटरी ही आता है। ठीक है, बहरहाल इधर ज़रा सिंपल रखा गया था क्योंकि IAS 21 अभी आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्या कह दिया गया, कैश बैंक नहीं है ये। ठीक है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ठीक है, और सही है। चले, ये क्या हुआ? ओके, अच्छा जी, अब मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी बात इसकी करते चलते हैं। ठीक है, करते करते थोड़ी सी इसकी बात, फिर एक जगह पे जाके जब मुझे लगेगा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसको रोक देंगे,
और फिर थोड़ी सी हमने रिवीजन करनी है IAS 36 की, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की, क्योंकि आपको याद होगा IAS 16 पढ़ने के बाद आपने IAS 36 पढ़ा था और आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इम्पेयर हुआ करता था। यहाँ पे भी IAS 38 में इंटेंजिबल एसेट है ना, तो एसेट इम्पेयर होते हैं, ये भी इम्पेयर होते हैं। तो इसलिए 20-25 मिनट चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं, एंड पे 20-25 मिनट में इंशाल्लाह हम इम्पेयरमेंट को फटाफट रिवाइज़ कर लेंगे, थोड़ा सा चीज़ें याद आ जाएंगी, क्या क्या करते होते थे, कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर करते थे, फिर क्या एंट्रीज होती थी, फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अंदर, कर हम उसको PPE के हिसाब से ही लेंगे और फिर इस पर हम कल से अप्लाई करने लग जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कल तो फुल फ्लेज IAS 38 ही चल रहा होगा, थोड़ी सी जो बात IAS 36 की करनी है वो आज ही कर लूँ मैं, ठीक है। लेकिन अभी इंटेंजिबल्स को चलने दें, अभी तो हमें ज़रा एन्जॉयमेंट फील हो रही है ना, नई चीज़ है, कुल्लू जदीदुन लजीज़, क्या बोला मैंने, कुल्लू जदीदुन लजीज़। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहीं पे करना चाहूँगा, मुझे एक बात बताएं, ऊपर मैंने आपको इंटेंजिबल बता दिया कि आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट। मेरा सवाल है आपसे कि स्टाफ ट्रेनिंग, वैसे तो आपको इसातिज़ा फेयर वन में बता देते होंगे, लेकिन चलो यहाँ पे तो अब बाकायदा इसकी लड़ाई है ना, ये तो स्टैंडर्ड के अंदर बात है मौजूद, इसलिए अब तो स्पेसिफिकली करनी ही पड़ेगी। स्टाफ ट्रेनिंग, देखो स्टाफ को आप अगर ट्रेन करो, ट्रेंड स्टाफ तो आपको फ़ायदा देगा, कई साल तक देगा, तो ये भी इंटेंजिबल हुआ। क्या ख्याल है, क्या मतलब, कभी भी जा सकते हैं, तो क्या मसला हुआ फिर, हाँ वो तो एसिड से ही निकल जाता है। मसला क्या है, आप एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर लें, आप उसे कहें भाईजान आपको ट्रेनिंग के लिए हम जर्मनी भेज रहे हैं, 10 लाख हमारा इस पर खर्चा आ रहा है, आपने अगले 10 साल छोड़ कर नहीं जाना, ये लिख कर दो, वो लिख कर दे देगा, वो चला जाएगा, ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा और आगे कहेगा ये पकड़ो 10 लाख, मैं तो जा रहा हूँ, 10 लाख ही देने हैं ना, लिखा हुआ था कि अगर आप छोड़ कर गए तो ये 10 लाख आपको देने पड़ेंगे, वो दे के चला जाएगा। जाने वाले को मैं अक्सर कहता होता हूँ ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो स्टाफ ट्रेनिंग, हालांकि वो बंदा जब तक रहेगा ट्रेंड आपके पास, आपको फ़ायदा देगा और जितने साल रहेगा फ़ायदा देगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल चूँकि नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टैंडर्ड कहता है IAS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर देता है, स्टाफ ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं देता। पर्चे के अंदर अब आपको इस तरह से सवाल आते हैं ना, वो लिखा होगा स्टाफ ट्रेनिंग, तो आपने नहीं लिखना एक्सपेंस, बल्कि आप नहीं लिखना IAS 38 प्रोहिबिट्स द कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज़ है और वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट फ़ायदा नहीं देती क्या, बोलो, एडवर्टीजमेंट तो फ़ायदा देती है, तो क्या करें, इसको जो खर्चा करें इसको एसेट बना लो, अगले 10 साल तक इसको एक्सपेंस आउट करते रहें आहिस्ता आहिस्ता करके, और वो ना करना है प्री पेमेंट एक्रूवल, वो वाली चीज़ अलग होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। IAS 38 के अंदर इसको इंटेंजिबल एसेट बनाएं या ना बनाएं, ये बात कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि आपने मिसाल के तौर पे आज जो है वो 100 रुपया दे दिया और आपने कहा जी अगले 2 साल इश्तिहार चलना है, तो वो तो एक नॉर्मल एक्रूवल की एडजस्टमेंट है ना, आप उसको एक प्री पेड एडवर्टीजमेंट कहेंगे और हर साल एक्सपेंस करते रहेंगे। इंटेंजिबल एसेट वाला IAS 38 नहीं लगता उसके ऊपर, ठीक है ना, हाँ वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल इस कंफ्यूजन में ना पड़े, फिलहाल यूँ समझिए कि एडवर्टीजमेंट जो हो गई है उसकी बात हो रही है, जो एडवर्टीजमेंट हो चुकी, ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट को क्या करें, एसेट बना लें। बीच में सर ने एंड डाल दिया है, पॉइंट नंबर 3 भी है, ये इकट्ठा ही होना है, इसके ऊपर वही रूल लगना है ना, ये सोच रहे हो ना, बोलो, ऐसा ही है। असल में आप कस्टमर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं बच्चों को अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि जब ये ओमोर आई थी ना, ओमोर नई आज से को 5-6 साल पहले गालिबन आई होगी मेरे ख्याल से, तो इनका थीम कलर जो था ना वो वाइट और ब्लू है, आई थिंक इन्हीं का, ये ना ओमोर का है या हीको का है, इनमें से ओमोर का आई थिंक, बहरहाल मुझे याद यही पड़ता है ओमोर का था, ये ब्लू और वाइट कलर हीको का था, जिनका भी था। बहरहाल जब वो आए थे ना तो उन्होंने तबाही फेर दी एडवर्टीजमेंट की, जिस इशारे पे रुकें सामने बोर्ड लगा हुआ है तो वो ओमोर या हीको जो भी था, जहाँ पे देखें वो जनाब गुब्बारे लगे हुए हैं नीला सफ़ेद, हर जगह पे इतनी एडवर्टीजमेंट, सब करने के बाद एंड पे जाके फिर भी मैंने यमी ख़रीदी थी। मतलब कि मुझे इससे क्या
कि वो जनाब इतनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा चलो यार ठीक है, कभी को लोग कभी को ख़रीद भी लेता हो सकता है उन्होंने इतना देख, किसी ने एडवर्टीजमेंट देख कर उन्होंने ख़रीद भी ली हो, ट्राई भी की हो, लेकिन कोई मेरे जैसे होंगे जिन्होंने कहा होगा ना भाई ना मैं तो यमी ही लैसा, मैं तो होंडा ही लैसा है जी। तो यू कैन नॉट कंट्रोल द कस्टमर, बात समझ आ रही है। तो फिर एडवर्टीजमेंट हो या स्टाफ ट्रेनिंग हो, आपने इसको क्या करना है, जब इनकर करो एक्सपेंस आउट कर देना है, जब इनकर करो। ये किसने कहा, IS 38। IS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। उसकी वजह क्या है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो ये आपका एसेट ही नहीं है। अगली बात तो बाद में, पहले तो एसेट बने तो फिर हम कहें कि टेंजिबल है तो PPE में जाए, इंटेंजिबल है तो जरा, उन्होंने कहा ये एसेट ही नहीं है, बाहर ही रखो इसको। ओके, अच्छा जी, तो फिर अब बात शुरू करते हैं जी तफसीलन इंटेंजिबल्स की। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन एक हद तक करके फिर मैं इसको रोक दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी बुनियाद बनी हुई हो। फिर मैं IS 36 आपको रिवाइज़ करा दूंगा आज इंशाल्लाह, उसके बाद फिर अभी फिलहाल इस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। आपने PPE के बारे में पढ़ा था, PPE आपके पास आ जाए, यानी कि आपके कंट्रोल में PPE आ जाए, ये किस किस तरीके से आ सकता है, परचेज़ कर लें, और लीज तो नहीं, PPE की बात कर रहा हूँ, लीज तो आप पढ़ेंगे, IS 20 की बात, मैं PPE की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंज, हाँ वो भी परचेज में ही आ गया। मैन्युफैक्चर, हाँ कंस्ट्रक्ट कह लें, सही है, थोड़ा सा पहुंच ही गए आप। यानी आप मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग अगर आपके पास है तो दो तरीके से आपके पास वो हो सकती है, या तो आपने वो बिल्डिंग बनी बनाई खरीदी है, या आपने उसको खुद बनाया है, ठीक है। तो जैसे टेंजिबल एसेट्स में आप उसको परचेज भी कर सकते हैं और इंटरनली जनरेट कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ही इंटेंजिबल्स भी हैं, इनमें भी आप इनको भी दो तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं, मतलब आपके ये कंट्रोल में आ सकते हैं। या आप इंटेंजिबल ख़रीद लें, कोई सॉफ्टवेयर है वो आप ख़रीद लें, या कोई सॉफ्टवेयर आप खुद प्रोग्रामर्स को बुलवा के अपने पास बिठा के आप खुद ही इंटरनली जनरेट कर लें, ठीक है। तो इंटेंजिबल को आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको इंटरनली जनरेट भी कर सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड। अच्छा जी, ये जो परचेज वाला इंटेंजिबल है ना, परचेज इंटेंजिबल, कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने व्हीकल परचेज किया होता था IS 16 में, बिल्डिंग परचेज की होती थी IS 16 में। क्या करते थे, उसको खरीदते थे तो कैपिटलाइज, क्या करते थे, कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज करते थे इनिशियली किस पे मेजर करते थे, कॉस्ट, और कॉस्ट में जो कुछ होता था वो आपको याद ही है, परचेज प्राइस और सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो ये बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बिल्कुल एसिड है ना, टेंजिबल खरीदा था या इंटेंजिबल खरीदा है, सेम रूल है। आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है, इनिशियली मेजर करना है कॉस्ट पे, कैपिटलाइज करना है, और कॉस्ट पे इनिशियली मेजर करना है, और कॉस्ट में उसकी परचेज प्राइस और सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर परचेज इंटेंजिबल है तो आपने इसको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज्ड एट कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर क्या कुछ होता था, परचेज प्राइस एंड परचेज प्राइस आ गई, और ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पता ही है आपको, जो ज़रूरी खर्चे जिनके बगैर एसेट हमारे पास नहीं आ सकता था, तो ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स। फ़ायदा हमें थोड़ा सा ये है कि हमारे पास, मैंने ना इस दफ़ा हाइब्रिड FR2 में कहा था नहीं करनी, ताकि 10 मिनट बच जाएँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं उनके लिए, है ना, हाइब्रिड के साथ, हाँ भाई जाग रहे हो, देख रहे हो, सो रहे हो, सवाल जवाब,
तो ज़्यादा पढ़ लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, ठीक है जी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, कोई मसला इसमें? मसला आता है, ये नई चीज़ होगी, ठीक है। अब अगर आप इनटेंजिबल खुद बनाते हैं तो मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल ले रहा हूँ, मिसाल के तौर पे दुनिया में टोटल 100 इंटेंजिबल एग्जिस्ट करते हैं जो आप इंटरनली जनरेट कर सकें। मैं मिसाल ले रहा हूँ भाई, 50, 100 कर लें, 100, ठीक है। तो 100 इंटेंजिबल्स दुनिया में टोटल एग्जिस्ट करते हैं जो आप इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। साइंसदानों ने, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने उन 100 में से 95 को एक सफ़े पे लिखा। कितनों को? 95 को, ठीक है। और ये उनका नाम इन्होंने रखा अदर्स। क्या नाम रखा जी? अब ये 95 में लिखने लगा हूँ, ज़रा चेक करो। मिसाल के तौर पे कुछ मिसालें बताते जाओ। सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कर दो हैं। सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, इसमें वेबसाइट के ऊपर भी हमने पूरी अकाउंटिंग पढ़नी है, उसका अलग से SIC है, इंटरप्रिटेशन है, इसी के अंदर आएगी 2-3 दिन के बाद, ठीक है। जो आप वेबसाइट्स देखते हैं, वेबसाइट्स की अकाउंटिंग अलग से आई 38 में तो उतनी गाइडेंस नहीं थी ना, बाद में ये काम ज़्यादा मशहूर हुआ तो फिर इंटरप्रिटेशन कमेटी है जिसने फिर इंटरप्रिटेशन दी, और वो पर्चे में आता भी लाजमी है। अच्छा जी, तकरीबन सॉफ्टवेयर हो गया, फॉर्मूला हो गया, पेटेंट हो गया, डिज़ाइन मैंने बोला था अभी, डिज़ाइन हो गया। अच्छा, अब ये कितने लिखने हैं जी हमने? 95 लिखने हैं। ये 3 हो गए, ये 15, 45, 90, 95 हो गए बस। तो ये वो लिस्ट थी जो 95, जो 100 एग्जिस्ट करते थे ना, उनमें से 95 की लिस्ट आ गई ये। बाकी कितने रह गए? वो 5 जो हैं वो एक अलग कैटेगरी है। और उन 5 का नाम क्या है? उन 5 में सबसे पहले फॉल करती है जी आपकी गुडविल, ब्रांड, कस्टमर लिस्ट ले लो, पुराना भाई लग रहा है तजुर्बा। उसके बाद पब्लिशिंग टाइटल्स होते हैं, पब्लिशिंग नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, नाराज़ नहीं होना। अच्छा, पब्लिशिंग टाइटल्स हो गए। और मस्ट हेड कहते हैं, एक चीज़ होती है, अभी बताता हूँ। ठीक है जी, ये 5 पूरे हो गए। बस ये ना अपना अलग से इनकी कैटेगरी, ये 5 ही हैं, ठीक है। ब्रांड जैसे J डॉट एक ब्रांड है। पब्लिशिंग टाइटल जैसे PBP, कैपलन एटसेट्रा। मस्ट हेड ये जो न्यूज़पेपर टाइटल्स होते हैं, जंग हो गया, नवाए वक्त हो गया, और कोई हैं, आज हो गया, कल हो गया, न्यूज़ पेपर टाइटल्स, ठीक है जी। तो ये 5 की एक अपनी ही 1.5 फुट की मस्जिद है। कुछ बात समझ आई है? कुछ पिक्चर सामने आ रही है? ये पिक्चर सामने होगी तो इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह, ये बुनियाद है ना, इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया आज से हमने, आहिस्ता आहिस्ता। कल इंशाल्लाह फुल फ्लैज ये स्टैंडर्ड, इसमें इस एरिया को हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको बुनियादी का नॉलेज देना ज़रूरी है। पार्ट 2 शुरू करना है ना यार, करें।